मुझे इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर उनको मैं मंच पे माइक पे इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मानवीय सेवा इस भाव के साथ वर्षों से भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजेश शर्मा सर भोपाल और मैं तो कहूंगी सेंट्रल इंडिया के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर ने अपना एमबीबीएस एंड डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स भारतीय मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया। ये नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के हॉस्पिटल्स की जो चेन है उसके डायरेक्टर है। भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन का एलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, इस विषय पर आपकी गहरी रुचि है। इनका स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट स्पाइनल सर्जरीज एंड ट्रॉमा केयर है, and he is an outstanding motivational speaker. सर, आपसे रिक्वेस्ट निवेदन करूंगी कि आप अपने गहरी नॉलेज जो इस फील्ड की है उसको हम सबके साथ शेयर करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने आप को आपके बीच पाके जो अनुभव कर रहा हूँ उनके काश मैं उनको शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। राजा विक्रमादित्य शोध पीठ स्वराज संस्थान द्वारा और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ये सराहनीय दिव्य प्रयास, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक योगदान, अद्भुत विषय है ये। और इस पे 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श और इसमें दूसरे दिन का आज का सत्र और इसका विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं सामान्य अध्यक्ष, मेरे सामान्य विषय विशेषज्ञ और इस सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन और सबसे महत्वपूर्ण ये भारतीय युवा तरुणाई, मैं सबका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। ये मेरे भविष्य के भारत के निर्माता हैं। आज भारत सबसे युवा देश है। अगर 100 लोगों को इकट्ठा करें तो 65% आबादी, 65 लोग उसमें 35 साल के नीचे के हैं। ये हमारी ताकत है, आप सब हमारी ताकत हो। और हो सकता है कि 20, 15, 20, 25 साल के बाद आप में से कुछ लोग यहीं बैठे मिले और हम अगर जिंदा रहे तो दर्शक दीर्घा में बैठ के तालियां बजाएंगे आपके लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये विषय सुना गया। इसका शीर्षक, अध्यक्ष महोदय, वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में वैदिक ज्ञान तत्व। क्या समझ में आता है इस विषय को देख के? ऐसा नहीं लगता जैसे घर में चाय बनी और कुछ फीका रह गया उसमें। माँ ने, पत्नी ने सब्जी बनाई और उसमें कुछ छूट गया, फीका रह गया, बेस्वाद सा, अपूर्ण सा। तो हम क्या बोलते हैं माँ से? माँ जरा शक्कर दो, चाय में शक्कर डाल लें तो वो पूर्ण होती है। सब्जी में नमक डाल लें तो स्वादिष्ट बन जाती है। इसी तरह से वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में वैदिक ज्ञान तत्व, हम बात करते हैं जब वैदिक ज्ञान तत्व इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में नहीं था, वो चाय फीकी थी, वो सब्जी फीकी थी, उस फीकी सब्जी का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, विज्ञान का और तकनीकी का भी, और फिर धीरे से इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली का आधार क्या है? हमारे लर्नड डॉक्टर संजय गुप्ता, हम सब लोहा मानते हैं इनका, किडनी के जितने भी कठिन से कठिन रोग आते हैं, रोगी आते हैं, हम इनके पास भेजते हैं। जैसे इन्होंने बोला, पूरा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी के सिद्धांतों पर आधारित है। एलोपैथी एक वैज्ञानिक आधार का एक पैथी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं किसी पैथी को छोटा करने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन विज्ञान साबित करता है, विज्ञान सबूत देता है। किसी भी सिद्धांत को अपने प्रयोगशाला में अपनी तकनीकी पे खरा उतार के उसके सबूत, उसके साक्ष्य देता है और फिर उसे समाज में उपयोग करने के लिए अलाउ करते हैं हम सब। ऐसी एलोपैथी
जिसपे आज चाहे हमारे भारत का सबसे बड़ा संस्थान एम्स हो, चाहे भारत क्या पूरे विश्व के जितने भी स्टार हॉस्पिटल्स हैं, सारे के सारे काहे पे चलते हैं? एलोपैथी पे चलते हैं सारे के सारे। यहां मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक प्रश्न पूछता हूं, मंच से भी और आप सबसे, चाहे उसका उत्तर आप लिख लें, चाहे बाद में कहें, चाहे अभी कहें। मुझे एक विधि बताइए, एक तरीका या एक दवाई जो इन बीमारियों को या तो रोकथाम कर सके, या नियंत्रित कर सके, या प्रभावित कर सके। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन कुछ जरूर बोलूंगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, आस्थमा, माइग्रेन, बैकएक, ड्यूडेनल अल्सर, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद का नहीं आना, जल्दी थकान, उदासी, डिप्रेशन, ओबेसिटी, एल्कोहलिज्म, एडिक्शन, स्मोकिंग, लिस्ट बहुत लंबी है, पार्किंसन, एल्जीमर्स वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या कोई एक विधि है जो इन सब को, इन पे रोकथाम कर सकती है या इस पे प्रभावी हो सकती है? कोई है विधि? कोई हाथ उठा के कोई कह सकता है कोई एक विधि, एक दवाई? आगे इसका जवाब मिलेगा। वाह, क्लैपिंग बेटा। ये है वैदिक ज्ञान तत्व। आज ब्लड प्रेशर हो तो एक गोली खाओ, डायबिटीज हो तो दूसरी, थायराइड हो तो तीसरी, कैंसर हो तो चौथी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलोपैथी की, इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली की, तो आइए इसके थोड़ा इतिहास में तो चलें। जिस विधि को हमने अपनाया है उसकी शुरुआत कहाँ से है? मैं अपने इस संदेश में 3 खंडों में बात करता हूं। एक ये वैश्विक चिकित्सा प्रणाली, उसके बाद जो फीकी है, इसमें भी शक्कर डली नहीं, उसके बाद ये वैदिक ज्ञान तत्व का वैदिक आधार, और उसके बाद फिर हम जब शक्कर डाल देंगे फिर उसकी बात करते हैं। तो इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली जो एलोपैथी की बात करते हैं, कितने साल पुरानी? जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी और प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप बने, तो 1676 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को देखा। और उसके बाद क्योंकि मानव जो है वो जिज्ञासु है, खोजता है, इसलिए सारी सृष्टि में जितने प्राणी हैं उनमें मानव की सबसे बेहतरीन कृति मानी जाती है। ईश्वर ने जो हमें 1400 ग्राम का दिमाग दिया। और उसके बाद 1700 के आसपास फिर जिज्ञासा उठी कि जो दिखता है इसके भीतर क्या है, तो काटना चालू किया उन्होंने किसी भी चीज को। तो करते करते बोले सबसे सूक्ष्म जो कण है उसके पीछे लग गए सारे के सारे। तो डेमोरिकस ने ये एटम का नाम लिया। उसके बाद मॉलिक्यूल आया, तो छोटी छोटी चीजों को खोजना चालू किया। उसी के आसपास रॉबर्ट कोच आए, एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहाइंड इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरिया को खोज लिया, फिर सूक्ष्म कणों को खोज लिया, और उसके बाद रॉबर्ट कोच ने बोला कि बीमारी होती है जो इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमणकारी जितनी बीमारियां थी, उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। 1908-9 के आसपास पॉल एलरिच, एक जर्मन फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज भी मिला उनको। उन्होंने सिफिलिस का इलाज किया। सिफिलिस एक गुप्त रोग है, वेंडल डिजीज है, उसका उन्होंने इलाज किया एक केमिकल से जिसका नाम था एस्परफेनामिन। उन्होंने कीमोथेरेपी शब्द की प्रतिपादित किया उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की थी, जैसे बैक्टीरिया को हम आज खोजते हैं, कैटेगराइज करते हैं, स्टेफिलोकोकस और वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की। हिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 1928 में, पिछली सदी में।
और उसके बाद तो फिर बाढ़ लग गई। आज हम सब जानते हैं जिस तरह से एंटीबायोटिक पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, और पूरा एक ड्रग माफिया बना हुआ है, पूरा एक बड़ा एक दुनिया है दवाइयों की। 1915 के आसपास जो है एक वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन नाम के एक और साइंटिस्ट हुए। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकाली उन्होंने। अच्छा, अभी तक सब स्थूल में चल रहा है, जो दिखता है, जो हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, विज्ञान इसी पे काम कर रहा था। लेकिन इस वॉल्टर ब्रैडफोर्ड ने निकाला कि अगर व्यक्ति या किसी प्राणी का अस्तित्व जब खतरे में पड़ता है तो वो करता क्या है। सभ्यता के पहले हम सब जंगल में रहते थे, तो जंगल में खतरे आते थे। क्या खतरा आता होगा? बड़ा जानवर सामने आता होगा। जब मौत के लाले पड़ते हैं, जब खतरा आता है, तो आदमी करता क्या है? भागता है, अवॉइड करता है किसी खतरे को, और या फिर नहीं भाग पाता तो लड़ता है उससे। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो प्रणेता थे इस थ्योरी के, वो थे वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। उन्होंने निकाला कि जब भी इस तरह का प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं किसी भी प्राणी के सामने, तो वो तैयार होता है, या तो चुनौती को ग्रहण करेगा और या फिर भगेगा उससे। तो इन दोनों स्थितियों में उसके शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये चीज निकाली कि हम जब लड़ते हैं, आप खुद, मैं जो कह रहा हूं उसको दृश्यमान करें कि आप जब किसी चीज से लड़ते हो, जब जोश पैदा होता है अंदर में किसी चुनौती का, तो शरीर में क्या हरकत होती है? मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। भगना है तो मांसपेशियां तैयार होती हैं। मांसपेशियों को ताकत चाहिए, तो मांसपेशियों की ताकत के लिए क्या होता है? हमारा हृदय जोर के साथ धड़क के ब्लड भेजता है उसे, ज्यादा प्रेशर के साथ में हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और मांसपेशियों को जो कि ऊर्जा चाहिए, तो सडनली ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। ग्लूकोज के साथ साथ में फिर ऑक्सीजन भी चाहिए, तो बिना काम किए आपकी सांस की गति बढ़ जाती है। तो जब भी इस तरह का तनाव आता है, खतरा आता है, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, ब्लड में ग्लूकोज आ गया, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती है, क्योंकि खतरा भांपना है, ठीक से देखना है। कुछ हुआ नहीं है, आपने कुछ हरकत नहीं करी है, लेकिन इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ने आपके शरीर में ये चीजें पैदा कर दी कि हल्की सी प्रतिकूल परिस्थिति आई या कोई ऐसा खतरा आया तो ये चीजें हो गई। कौन करता है ये चीजें? इसकी खोज हुई तो पता चले कि इस शरीर में ही एक सिस्टम है, सृष्टि ने, ईश्वर ने प्रदान किया, जिसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये चुनौतियों को स्वीकार करता है। जब हम जंगल में रहते थे तो खतरा आता था तो खतरे के लिए तैयार करता था। उसी वक्त एंडोक्राइनोलॉजी और हार्मोन्स की भी खोज हुई। ये ग्रीस वर्ड है हार्मोन। हार्मोन का मतलब है कि ये पैदा कहीं और होता है और मारक क्षमता कहीं और है, असर कहीं और होता है इसका, इसे हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बने हुए, ये इमीडिएटली ऐसे केमिकल हैं, ये उस खतरे को भांप के ये निकलते हैं और हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे असर करते हैं और हमको लड़ने के लिए तैयार करते हैं। पहले के जमाने में जब आधुनिक जीवन शैली शुरू नहीं हुई थी, हम सब उस सभ्य समाज में रहते थे जहाँ पे बहुत असभ्यता नहीं थी, बहुत तनाव नहीं था, तो खतरे क्षणिक थे। तो खतरा सामने आया और हमने झगड़े या भाग गए, और उसके बाद सिस्टम को शांत करने के लिए दूसरा सिस्टम आता था जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, उसका विरोधी। तो सिंपैथेटिक के लिए जो द्रव्य, जो हार्मोन्स आते थे वो है कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन, और उसको शांत करना है। जब आपके हार्ट जो है धड़क रहा है, हार्ट बीपी बढ़ा हुआ है और आपके हालत खराब हो रही है, पसीना आ रहा है, उसे शांत करने के लिए फिर एंडोर्फिन आता था, सीरोटोनिन आता था। ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये आपके शरीर को नॉर्मल करते थे, ये नॉर्मल करते थे। ये थ्योरी चली, खोज हुई। बड़ी इंटरेस्टिंगली 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन आ गए।
एल्बर्ट आइंस्टीन का पहले की जो साइंस थी न्यूटन पे आधारित, वो मॉलिक्यूल और एटम पे आधारित थी, जो स्थूल दिखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने डेफिनेटली हमारे ग्रंथों का कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने आके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। उन्होंने बोला E=mc², मतलब कि यहां बैठे मुझे, इस टेबल को, कुर्सियों को, बाहर खड़ी गाड़ियों को, कैमरे को आप प्रकाश से दुगनी गति दे दो तो सारे के सारे ऊर्जा में बदल जाएंगे, सारा कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा में। उन्होंने बोला अब तक की साइंस तो ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है संसार जो है ये दृष्टि भ्रम है, यहां कुछ है ही नहीं, ये सारा का सारा एक ऊर्जा का भंडार है। और ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, ना रंग होता है, वो एक समान होती है, सब कुछ ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कब फॉर्म में बदलती है, कब मैनिफेस्ट होती है किसी विशेष फ्रीक्वेंसी में, और इसका दोलन इतना तेज होता है कि हमारी इंद्रियां उसको अंतर नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह से जैसे अपन थिएटर में देखते हैं, सामने चलित चित्र दिखता है, अमिताभ बच्चन फाइट कर रहा है और हम उसको देख के हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हम उसको वास्तविकता के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन पीछे क्या चल रहा होता है? प्रोजेक्टर चल रहा होता है और एक व्यक्ति बैठ के रील चलाता है। क्योंकि आपकी इंद्रियां, आपका रेटिना जो है एक इमेज को 1/8 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाता, और 1 सेकंड में अगर 8 इमेजेस निकल जाते हैं तो रियलिटी कुछ बदल जाती है। वो पीछे तो आराम से वीडियो बैठ के पिक्चर चला के चला गया, लेकिन हम बैठ के थिएटर में हंसते और रोते हैं। ऐसे ही दुनिया में उन्होंने बोला कि ये दिख रहा है ना, ये सब भ्रम है, सब कुछ एक है, ये सब ऊर्जा है और उसके भिन्न भिन्न फॉर्म है, ये वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में जो सामने दिखते हैं, लेकिन है सब। यही तो हमारे वेदों ने बोला कि सृष्टि के पहले परमात्मा था, परम आत्मा। उन्होंने ऊर्जा का नाम दिया, एनर्जी का नाम दिया। आत्मा क्या है? इस सृष्टि में वो सुपर कॉन्शियसनेस, उसी का अंश हम सब में विद्यमान है ना। उस परम आत्मा का अंश छोटा छोटा हम सब में विद्यमान है। यही तो सांख्य योग बोलता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पुरुष और प्रकृति से। यह पुरुष महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, चेतना और जड़त्व जो दिखता है, प्रकृति, अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो सृष्टि चलायमान होती है। अर्थात आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो व्यक्ति चलने लगता है। इट जस्ट लाइक कार एंड ड्राइवर। वो कार जो है वो प्रकृति को बताती है और ड्राइवर जो है वो पुरुष है। यही सिद्धांत फिर बाद में आइंस्टीन ने दिया। ये वो समय था जब विज्ञान और अध्यात्म आपस में शेक हैंड करने लगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान तो स्थूल पे आधारित है, जो दिखता है, लेकिन हमारा अध्यात्म जो है वो विश्वास पे आधारित है, वो चेतना पे आधारित है। विज्ञान जहां तक थक जाता है, हफ जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म आत्मा का अध्ययन है। ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम आज अध्यात्म को भगवान से जोड़ के देखते हैं, आज के बच्चे शायद इसलिए वेद पुराण या उन समय की कल्पनाओं को, जिसे हम कल्पना कहते हैं, शायद इसलिए आत्मसात नहीं कर पाते कि हम कहीं वास्तविकता में उसे समझ नहीं पाते कि वो चीज क्या है। तो 1936 में आइंस्टीन ने हमको एक मौका दे दिया कि नहीं, ये जो स्थूल है इससे भी बढ़ के ये वेवलेंथ, एनर्जी पे जिंदगी चलती है। जो नहीं दिखता उसमें भी बहुत ताकत है। 1936 में हेन्स सेली ने स्ट्रेस थ्योरी इजाद की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय था इस एलोपैथी में, जो अभी तक जो है केवल कम्युनिकेबल डिजीजेस पे आधारित थी। जैसे डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा, संक्रमणशील बीमारियां। हेन्स सेली ने 1936 में आके एक सेली सिंड्रोम, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम की इजाद करी। उसने कहा स्ट्रेस थ्योरी बिहाइंड डिजीज एंड डेथ। उन्होंने बोला कि अगर कोई तनाव आता है या मनुष्य के आसपास प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो आपके भीतर एक नेगेटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होता है।
और 1974 में थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी आई है। जिस कोविड में हमने इम्यूनिटी बहुत सुना है, वो कब की है? 1974 की, नेल्स जेर्नी और हॉफमैन द्वारा रचित। आज वैश्विक चिकित्सा प्रणाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, फीकी चाय की बात कर रहे हैं, ये 250-300 साल पुरानी, जिस पे आज हम सब विश्वास करते हैं। मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं आपको कि कैसे धीरे धीरे चिकित्सा प्रणाली आगे आई है। इम्यूनिटी के बारे में जाना गया कि शरीर में एक संजीवनी शक्ति होती है, एक अवरोधक क्षमता होती है, उसके कम होने से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें कोविड ने कई लोगों को कालग्रस्त किया जिनकी इम्यूनिटी कम थी। और इन्होंने बोला कि स्ट्रेस थ्योरी से, जब स्ट्रेस होता है, जब आपके मन के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वातावरण ठीक नहीं है, चाहे वो अनचाहा गेस्ट आपके घर में आ गया हो, वो तनाव पैदा कर देता है। अगर कहीं निराशा है तो तनाव है। बच्चे लोग इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो फियर ऑफ फेलियर, ये तनाव पैदा करता है। ये स्ट्रेस थ्योरी हेंस हेली ने दी कि ये भी कहने की विकार इवन डेथ तक को कॉज कर सकता है। अब ये पीरियड था इस विज्ञान के लिए कि जो मृत्यु का कारण पहले महामारी हुआ करती थी, टीबी, तपेदिक, कॉलरा, हैजा, आंत्रशोथ या प्राकृतिक आपदाएं, धीरे धीरे ग्लोबल कॉज ऑफ डेथ बदल गया। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आ गई। और आज आप सबको पता है कि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ग्लोबल क्या है? हार्ट अटैक। क्या हार्ट अटैक किसी बैक्टीरिया से होता है? कैंसर, डायबिटीज। और इस सभ्य समाज में सड़क पे हम सब असभ्य हो जाते हैं। और नंबर 3, नंबर 4 कॉज रोड साइड एक्सीडेंट। लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें अब 7वें 8वें नंबर पे कीटाणु और बैक्टीरिया आते हैं। आज के इस युग में जो 7 स्टार हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसमें 85%, 90% पेशेंट कौन से हैं? तनावग्रस्त रोगों के, तनावजन्य रोग। तो एलोपैथी शुरू तो बैक्टीरिया से हुई थी, और आते आते अचानक जो है ये सब कहां से आ गया? कैथ लैब भरे हुए हैं, MRI भरे हुए हैं, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आके जो पाश्चात्य जगत था, जहां पैसा ज्यादा था, वो भौतिकवादी बनते गए, मेटीरियलिस्टिक बनते गए वो। और भौतिकवादी, उन्होंने अच्छी जिंदगी की जो डेफिनेशन दी, क्या दी? अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी, अच्छे हॉलिडे, शाम को पार्टी। ये डेफिनेशन अच्छी जिंदगी की। व्हाट इज गुड लाइफ? अगर बच्चों से पूछते हैं क्या हमारा कोई जीवन लक्ष्य है, अगर हमारा जीवन लक्ष्य नहीं है, अगर मुझे नहीं पता कि मैं 30 साल में क्या करूंगा, 40 में क्या करूंगा, 50 में करूंगा, तो हम में और हमारे उन पशुओं में क्या फर्क है? जस्ट लाइक एनिमल, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक। अगर आपका जीवन लक्ष्य नहीं है तो बनाइए, लिखिए उसको। और इस भौतिकवादी जिंदगी में जीवन लक्ष्य बदल गए। इंद्रियों जनित सुखों के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए जीवन लक्ष्य बदल गए। व्हाट इज गुड लाइफ? और उस गुड लाइफ को पाने के लिए पैसा चाहिए। जरूरतें और ख्वाहिशों में जब फर्क समझ में नहीं आया, तो पैसे तो हमेशा ही कम पड़ते हैं, जितनी भी सैलरी मिले वो तो खत्म भी हो जाती है। तो इस अंधाधुंध दौड़ में, इस भौतिकवादी जीवन में जब दौड़ पड़े, तो उसके बाद समझ में आया कि पैसा चाहे नैतिक अनैतिक कैसे भी हमने पैसा कमाना है, और उसमें फिर कंपटीशन। इस तरह से ये जीवन चलते चलते यहां पे जब आ गया, अब वो फीकी शक्कर में जरूरत थी, फीकी चाय में जरूरत थी उस वैदिक ज्ञान तत्व की। हम भारतीय चिकित्सा प्रणाली, ये शब्द क्यों नहीं आया? ये वैश्विक चिकित्सा प्रणाली क्यों आया? अब यहां मैं बात करता हूं हमारे उस वैदिक ज्ञान तत्व की। यहां मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, कल्पना करके देखो, 10,000 वर्ष पहले वेद रचे गए। कैसे रचे गए होंगे? आज तो 1 मिनट में कुछ बात होती है तो आप गूगल भाई साहब से कंसल्ट कर लेते हो,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाके खोजने लगते हो। हमारे पिताजी लोग बोला करते थे, बेटा तुम तो इतने ऐशो आराम से पढ़ रहे हो, हम तो खंबे की पोल लाइट के नीचे पढ़ते थे, घर में लालटेन जलती थी। लेकिन 10,000 वर्ष पहले क्या था? कौन सा इंटरनेट था? कौन सी बिजली थी? कौन से उपकरण थे? तब अध्यात्म था। आज के विज्ञान का बाप अंतर्दृष्टि से, कल हम देख रहे थे, एक फिल्म दिखाई जा रही थी, इधर से एक वैज्ञानिक दूरबीन से देख रहा है और एक ऋषि बैठ के आंखें बंद की और उनको अंतर्दृष्टि हुई। मैं अपनी जिंदगी में आज से 35-40 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कान में एक छोटा सा एक टुकड़ा लगा के, इतना सा ईयरफोन का एयरपोर्ट लगा के मैं 5,000 किलोमीटर बैठे अपने बेटे से बात कर सकता हूँ। ये कल्पना नहीं थी। 1960-70 की बात कर रहा हूं मैं आपको। घर में टेलीफोन भी नहीं होते थे। ग्राहम बेल ने दूरभाष यंत्र बनाया और घर में टेलीफोन लगता था, सेलिब्रेशन होती थी, पार्टी होती थी, खंबे 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 लगते, वायर आती थी और फिर टेलीफोन तार से जुड़ता था। विज्ञान ने तरक्की करते करते वायरलेस आ गया, उसके बाद पेजर आ गया, मोबाइल आ गया। यहां जब विज्ञान खत्म हो जाता है तो वो ऋषि मुनि जो अध्यात्म के ऋषि मुनि थे, रिसर्चर थे, अध्यात्म की यात्रा में इतने ऊंचे पहुंचे हुए थे कि आंखें बंद करके कनेक्ट हो जाते थे वो, और आकाशवाणी में ईश्वरीय ज्ञान को वो उतारते थे, लिपिबद्ध करते थे, जिन्हें हमने वेद कहा। वेद क्या है? फिजिक्स वेद में है, बायोलॉजी वेद में है, केमिस्ट्री वेद में है, आर्ट्स वेद में है, कॉमर्स वेद में है, क्या ये वेद में, सब वेद में है। वहीं से सब निकला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, 10,000 वर्ष पूर्व। यहां जब बात चल रही है कि बीमारियों के पीछे तनाव है, तनाव कहां होता है? मन में होता है ना, मानसिक तनाव। ये तो पतंजलि 5,000 वर्ष पूर्व बोल गए थे। पतंजलि के योग सूत्र में तो लिखा ही यही है कि चित्त की वृत्ति जो है वो बीमारियों का कारण है। योगश्च चित्त वृद्धि निरोधः, कि भैया चित्त की वृत्तियों को ठीक करने के लिए योग का सहारा लो। वो तो पहले 5,000 वर्ष पहले पहुंच गए थे। यही तो हमारा वैदिक ज्ञान तत्व है, 5,000 वर्ष पूर्व। इसको तो पाश्चात्य जगत भी मानता है ना इसको। अब ये समय था इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में शक्कर डालने का, उस सब्जी में नमक डालने का। लेकिन हम क्यों वंचित रह गए? हम किस लिए वंचित रह गए यहाँ पे कि, लेकिन यहां भी ये बहुत जरूरी है कि 10,000 वर्ष पूर्व जो अथर्ववेद था उससे उपजा आयुर्वेद। और चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा ने। जब सृष्टि का निर्माण किया तो जीवन भी ब्रह्मा ने दिया और जीवन जीने के तरीके भी ब्रह्मा ने दिए। और ये ब्रह्म ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा? ब्रह्म ज्ञान ऐसे पहुंचा कि ब्रह्म से ऋषि आग्नेय को मिला, ऋषि आग्नेय से इंद्र देवता को मिला, दक्ष प्रजापति को मिला, ऋषि अग्निवेश को, ऋषि अग्निवेश से ऋषि भारद्वाज को, ऋषि भेल को, ऋषि हरित को, ऋषि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, कश्यप। ये सारे इतिहास, ये पूरे साक्ष्य मौजूद हैं हमारे पास में। हमें फिर से अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद 3,000 वर्ष पूर्व चरक संहिता लिखी गई, आयुर्वेद लिखा गया। और आयुर्वेद में भी केवल जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है। जैसे संजय ने बोला कि आयुर्वेद, आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब नॉलेज, इससे नॉलेज ऑफ लाइफ। और इसमें भी, तब भी इसमें अष्टांग अध्याय थे। चरक संहिता में अष्टांग अध्याय 8 अध्याय है। उसमें शल्य, शालाक्य, काया, आघाड़ विद्या, कुमार विद्या, वजीकरण, रसायन, सर्जरी उसमें है, हेडनेक सर्जरी उसमें है, मेडिसिनल उसमें है, टॉक्सिकोलॉजी उसमें है, पीडियाट्रिक्स उसमें है, गायनी उसमें है, सेक्सुअल एंड गेरियाट्रिक डिजीजेस तक उसमें है। लेकिन कहां गायब हो गई? बीच में इसलिए गायब हो गई कि बीच में जो विध्वंसकारी कालखंड आया, दुर्भाग्यजनक, वो काला कालखंड, जिसमें मुगल आ गए। उन्होंने देखा, रे तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, कमीज फाड़ दो। मंदिर तोड़ डाले, नालंदा से लेके कई एग्जाम्पल आपने देखे। और उसके बाद बची कुची जो कसर थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। चोर, कोहिनूर के साथ साथ में
सब ले गए वो। 1700 की बात है, 1700 में भारत अकेला विश्व का 34% जीडीपी में हिस्सा लेता था। 34%। कभी हम भी सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमको सबको पता है। अध्यात्म विश्व गुरु कभी रहे होंगे, ऐसा ही वक्त रहा होगा। लेकिन अंग्रेज जो है यहां से जब गए तो इस खजाने के साथ साथ में वो वेद भी ले गए, उपनिषद भी ले गए। अंग्रेज बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट। उन्होंने जाके उनको रखा नहीं, उन्होंने जाके उसका अध्ययन किया। उन्होंने उसके एक एक प्रिंसिपल्स को देखा और अपनी प्रयोगशाला में अपने यंत्रों से उस एक एक एलिमेंट को उन्होंने सबूत के तौर पे देखा और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में उतारा। अपने साइंटिस्ट का नाम देके कहीं छोटा मोटा क्रेडिट हमको मिला होगा। यहां पे जब बात आई कि ये जो स्ट्रेस की बात करते हैं, जब तनाव की बात करते हैं, बीमारियों में सैनिटेशन हुआ, एंटीबायोटिक्स की जगह पे क्लीननेस आ गई, तो संक्रमणकारी बीमारियां तो आज है ही नहीं। लेप्रोसी और पोलियो तो इरेडिकेट हो गया। हमारे इंटेलिजेंस बढ़ा हमारा, लेकिन रह क्या गया? चीजें जो मैंने आपको बताई। आज शायद ही ऐसा घर होगा जिसमें घर आराम से वो परिवार बोल पाए कि मेरे दादा से लेके मेरे पिता और मुझे, हमारे घर में ना बीपी है, ना किसी को माइग्रेन होता है, ना किसी को बैकएक होता है, ना कोई जल्दी थकता है। आज पेशेंट आते हैं हमारे पास में, हम बोलते हैं बीपी तो नहीं है ना, बीपी भी है। अरे कोई खुश होने की बात है क्या? नहीं, डायबिटीज और थायराइड भी है। कैसा चिंतन हो गया हम लोगों का। ये हमारा हिस्सा बन गया है जिंदगी का। और स्ट्रेस की बात करते हैं। एक हस्बैंड, पति सुबह सुबह उठता है और बाथरूम में जाता है और निचोड़ के टूथपेस्ट निकालते हैं। इतनी सी टूथपेस्ट निकलती है ब्रश में और धन्ना के बाहर आता है, बोलता है पत्नी को, सुनो वो कल जो उसमें नई टूथपेस्ट डाल देना। जी, गलती से वो बेचारी भूल जाती है, घर के काम है। अगले दिन फिर जब जाता है तो देखता है तो तना के बाहर आता है, समझ में नहीं आता तुम्हें, जो है मैंने कल बोला था टूथपेस्ट डाली तुमने। अरे इतना तनाव, इतना गुस्सा। आपको पता है इस गुस्से ने क्या किया? इस गुस्से ने उसको थोड़ा सा हार्ट अटैक के नजदीक धकेल दिया। उसकी 180 ट्रिलियन सेल्स में ऋणात्मक आवेश चार्ज हो गया। वो बाहर भाई साहब आते हैं, मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए तुमने। अच्छा, उसके पहले वो सुबह 1 घंटा वो एकांत में योगा और प्राणायाम वो सब करके आया है, लेकिन घर आके जो है ये कहानी। और सुबह जैसे तैयार होते तो बच्ची रोने लगती, मेरी बस छूट गई, पापा मुझे स्कूल तक छोड़ा। तंग आ गया बिल्कुल। अरे मेरे को ऑफिस में देर हो रही है। और फिर जैसे तैसे वो जा रहा है उसको छोड़ने के लिए, इतने में 2-4 लड़के कट मार के निकलते हैं, वहां गाली गलौज करता है। लाल बत्ती पे उसके आसपास और भीड़ खड़ी होती है। शाम के समय उसके ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी ऐसी तैसी करी। घर आता है तो घर में गुस्सा निकालता है। जैसी पत्नी चाय देती है, इसमें शक्कर कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है, क्या कर रहे हो आप लोग? वैश्विक चिकित्सा प्रणाली के लिए ये बढ़िया कस्टमर है। इसको हार्ट अटैक भी होगा, इसको डायबिटीज भी होगी, हो सकता है कैंसर भी हो इसको। इसलिए अब जो है इस फीकी चाय में वैदिक ज्ञान तत्व को डालना आवश्यक है। ये वैदिक ज्ञान तत्व जो आयुर्वेद से आया है, हम सबको यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उन्होंने योग इंट्रोड्यूस किया। महर्षि महेश योगी ने वहां भी योग इंट्रोड्यूस किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए 21 जून को, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना दिया। मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं बहुत से। योग का केवल क्या फायदा पहुंचता है? योग आपको आपके ओरिजिनल से मिलवाता है। हम सब में, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब में ईश्वरीय अंश विराजमान है। असीमित क्षमताएं हैं आप सब में। हम सीमित हो जाते हैं जब हम अपने आप को एक दायरे में जोड़ लेते हैं, अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं, अपने आप को एक नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम सीमित हो जाते हैं।
योग आपको अपने सीमित से असीमित होने का रास्ता दिखाता है। प्राणायाम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम, ये सारी की सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिटस शब्द ही ग्रीस से आया। स्पिरिटस मतलब ब्रीदिंग। हमारे ऋषि मुनि समझते थे कि ब्रीदिंग का महत्व क्या है, श्वास का महत्व क्या है। योग में श्वास लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं, होल्ड करने को कुंभक कहते हैं। कितना कुछ बदलता है आज विश्व में, आज वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी ज्यादा इसकी खोज हो चुकी है, अंतहीन खोज हो चुकी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को देख लें, दीपक चोपड़ा को देख लें, कितनी सारी किताबें बन चुकी हैं। और पूरे तकनीकी ईईजी को देख लो आप, ईईजी, फंक्शनल एमआरआई, पेट स्कैन। वैदिक ज्ञान तत्व के आने से धीरे धीरे हमारी मेडिकल साइंस में जो तब्दीली हुई है, अब ये डिटॉक्स करने चलते हैं बॉस। ये नए शब्द आने लगे, पहले नहीं थे। डिटॉक्स करने चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, रिलैक्सेशन करो, स्ट्रेस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डॉक्टर लिखने लगे हैं, ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन। मेडिटेशन करो भाई। ये सारी की सारी चीजें अब साइंस में आने लगी हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। तो हमारा आयुर्वेद यही सिखाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके साथ साथ नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, मनुष्य का ब्रेन, मैंने कि पढ़ा था कि मनुष्य के ब्रेन के आकार का यदि कंप्यूटर बनाए तो उसकी कैपेसिटी, उसका आकार पृथ्वी से 7 गुना बड़ा होगा। विश्वास नहीं होता सबको। हम अपने ब्रेन का 5, 7, 8% तो यूज करते हैं और उसी में दुनिया को चलाते रहते हैं। 7-8% में, बाकी ब्रेन तो सोया ही रहता है। तो उसको जगाने की जो विधि है, यही है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब सांस लेना नहीं होता। मैं किसी अनुलोम विलोम और कपालभाति और भस्त्रिका की बात नहीं कर रहा। प्राणायाम का मतलब होता है ईश्वर प्रदत्त ये ऐसी प्रक्रिया है जो वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी। आपकी हार्ट रेट आपके बस में नहीं है, आपका टेम्परेचर मेंटेन करना आपके बस में नहीं है, आपका डाइजेशन आपके बस में नहीं है। लेकिन हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, क्या किसी ने भी जानबूझ के सांस ली? सांस चल रही है, इनवॉलंटरी चल रही है। लेकिन यही एक क्रिया है जो सृष्टि ने वॉलंटरी भी दी है, इनवॉलंटरी भी दी है। तो हम जब वॉलंटरी सांस लेते हैं, जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं अवेयर होके, यही प्राणायाम कहलाता है। कहते हैं कि ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाए, एक लंबी सांस लिया। जस्ट क्यों? लंबी सांस लेने से विचारों की शांति होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन में सेंटर ऑफ ब्रीदिंग और लिम्बिक सिस्टम, सीट ऑफ इमोशंस आसपास होते हैं। हम अपनी सांसों के माध्यम से अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान में, प्राणायाम में, समाधि में सांस के माध्यम से ही जाया जाता है। तो मेरे मित्रों, आज का वक्त है, आप सबके कंधों पे जो जवाबदारी है, पहले तो अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। से वी आर प्राउड भारतीय। हमारे पास में वो ज्ञान था जिसके आधार पर हम विश्व गुरु थे अध्यात्म के। आप सबके कारण भारत फिर से परम वैभव पे पहुंचेगा। मेरा मानना है कि अपनी उंगलियां जो है ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ये इंस्टाग्राम में जरूर घिसें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय हमारे घरों में वेद होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, गीता मानस होना चाहिए। 15 मिनट केवल थोड़ा सा भी कोई चैप्टर पढ़ें और 15-20 मिनट आप अपने आप को दें। धीरे धीरे समावेश होता जाएगा इस वैदिक ज्ञान तत्व का, इस वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में भी और आपके जीवन में भी। मैं आपके सफल जीवन की कामना करता हूं। प्रणाम करता हूं। सर ने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही है। हम सब, मेरे को लगता है 95% लोगों के घरों में ये धमा चौकड़ी रोज सुबह होती है, जिनकी माएँ वर्किंग हैं। हम सब ऐसे ही दौड़ते हैं और अपना स्ट्रेस फैक्टर इतना ऊंचा करते हैं जिसमें वो पूरी लिस्ट जो सर ने दी है इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि आज से इस चीज़ को अपने अंदर डालूं कि गुस्सा नहीं होना है और एक लंबी सांस लेके अपने मन को शांत करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। वो हमारे परिवार में बचपन से माँ बताती है,
बच्चा जैसे ही चलने लायक होता तो माँ पहले ही समझो बेटा ध्यान से जाइए जरा। बेटी जब घर से बाहर जाती है तो बेटा ध्यान से रहना। माँ जो है अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को, भैया ध्यान से जाना, ध्यान से तो केवल ध्यान लगाना है। अपने इस वैचारिक शक्ति को एक जगह लगा दें तो वेर जैसे भी जहां चाह वहां। ऐसा कहा जाता है कि वो दूध निकलते हैं दिन में एक बार, वो तथास्तु बोलते हैं, तो भैया तुम 24 घंटे वो सोचो ना अच्छी चीज। तो अपने विचारों को एक उस लक्ष्य पे लगाना जहां से सब प्राप्ति होती है। ईश्वर तो देता है, प्रकृति तो देती है। आप एक बीज बोते हो तो हजारों मिलते हैं, आप जो देते हो वही मिलता है। बस यही प्रिंसिपल है, यही योग है। हमेशा अच्छा सोचो और ईश्वर से केवल वो मांगो कि मुझे माध्यम बना और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे इस कायनात में सेवक के रूप में काम कर सकूं। आपको इतना मिलेगा आपकी कल्पना के बाहर। तो सब जो युवा बच्चे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के लिए आज आवश्यक हो गया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े, आपकी मेमोरी कैसे बढ़े, आप अच्छे नंबर कैसे लेके आओ, आपका व्यक्तित्व कैसे बने, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका ऑरा, आपके पहुंचने से पहले आपकी ऊर्जा पहुंच जाए। ये सारी की सारी चीजें हमारे वेदों में लिखी हुई है और आप विश्वास करके श्रद्धा के साथ में इस पर कायम हो। 15-20 मिनट रोज का समय लें, संधि काल में, या तो मॉर्निंग का समय या जब सूर्यास्त होता है तब। दो इंपॉर्टेंट समय है, इसमें ऊर्जा का बहुत महत्व होता है। मैं मंच से यही बोल सकता हूँ मैडम। नमस्कार। धन्यवाद सर।